जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट 2025 के हाइलाइट्स को। 1 फरवरी 2025 को श्रीमती निर्मला सीतारमन उन्होंने बजट पेश किया और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक न्यूज जो कि काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है और आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ऑलरेडी इसके बारे में जानता है कि 12 लाख तक का जो टैक्स है वो पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स है वो माफ कर दिया गया है, जिसको लेकर मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा कह लीजिए एक डिमांड थी, एक रोष भी था, गुस्सा भी था कि दे आर एक्चुअली फीलिंग द बर्डन ऑफ हाई टैक्सेशन और वो काफी बड़ी एक राहत दी गई है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पर उसके अलावा और भी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सेशन किन के लिए है? ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जो भी बजट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सेशन है। क्योंकि इसमें हम सिर्फ ये जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है जो कम किया गया है, जो इनकम टैक्स कम किया गया उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, और भी चीजें चर्चा करेंगे। तो ये सेशन काफी ब्रॉड रहने वाला है। बहुत सारे पॉइंट्स जो सरकार का फोकस है, सरकार कैसे जो है एक तरफ फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन कर रही है, एक तरफ केपेक्स की बात कर रही है, और चीजों की बात कर रही है, क्या ब्रॉड ओवरव्यू है, क्या नई स्कीम्स लाई गई हैं, वो सारी चर्चा हम सेशन में करने वाले हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले शुरुआत को सेशन करने से पहले टीम निष्ठा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अदरवाइज आप web.teamnishtha सर्च कीजिए या teamnishtha.com वेबसाइट सर्च कीजिए, तो उसमें आपको बहुत डिटेल्ड कोर्सेज, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल्ड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट जो हैं मैंने कवर किए हैं। और ये है आपका ncrtquiz.com। ठीक है जी, ncrtquiz.com का पोर्टल है, वो हमने नया शुरू किया है, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और एफकैट की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। इसके अलावा बहुत ही जल्दी हम जो है एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लाने जा रहे हैं। ठीक है जी, एक बहुत बड़ी डिमांड थी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेस की, वो जो है आपके अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहले सबसे पहले थोड़े ब्रॉड फंडामेंटल्स देख लेते हैं, बजट जो एस्टिमेट्स हैं। देखो, सबसे पहले आप यहां पर देखोगे तो टोटल जो रिसीट्स हैं, ठीक है जी, टोटल जो रिसीट्स हैं वो है आपकी लाइक 34.96 लाख करोड़। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा ध्यान में रखो कि 35 लाख करोड़ का जो है रिसीट्स होंगी। इसमें बोरोइंग्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका कह सकते हैं कि कैपिटल रिसीट्स भी आती हैं और रेवेन्यू रिसीट्स भी हैं। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, मतलब जिसपे कोई सरकार की रीपेमेंट लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा जो खर्चा है, टोटल खर्चा है वो 50 लाख करोड़ का है, और फिस्कल डेफिसिट जो रहने वाला है वो 4.4% है। अगर आप एफआरबीएम एक्ट की बात करेंगे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 की बात करेंगे, तो 3% ऑफ जीडीपी कहा गया है। ठीक है, कई बार कहा गया कि 3.5 भी है, बट कोविड के समय पर ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये 6% से ज्यादा चला गया था। तो तब से जो है लगातार फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी बोरोइंग ज्यादा होंगी, मतलब इसको ऐसे समझ लो, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मतलब वो फिर श्रीलंका वाला केस हो सकता है, पाकिस्तान में जैसे केस चल रहा है कि भाई बोरोइंग्स इतनी है कि जो भी लोन ले रहे हैं वो रीपेमेंट में ही चला जा रहा है। तो वैसी वाली सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि कंसिस्टेंटली जो है फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्विवेलेंट टू बोरोइंग्स, मोटा मोटा अगर हम समझें तो। ओके, तो ये है आपका केपेक्स एक्सपेंडिचर। केपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जिससे कि फ्यूचर में इनकम क्रिएट होगी। अभी भी इनकम क्रिएट होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रोड, हाईवेज, ब्रिजेस बनेंगे तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बट ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में इसका। ठीक है जी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है आपका 3.1% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा सा सवाल ये कर लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स में जो इनकम टैक्स में कटौती क्यों की गई है। ठीक है, इसका देखो की गई है, ये सबको पता लग चुका है, पर इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं।
देखो हुआ क्या कि पिछले कुछ सालों से सरकार का फोकस इस पे बहुत ज्यादा था, केपेक्स एक्सपेंडिचर पे। मतलब एक सोच थी कि भाई सरकार का मकसद क्या है या सरकार का काम क्या है, मेनली के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके देना। ठीक है, हम कहीं ना कहीं हमेशा से एक कहा जाता था कि भाई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स बहुत ज्यादा है, इन जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, तो उस पर फोकस किया जाए। तो आप देखेंगे मेट्रोज बननी शुरू हुई बड़े बड़ी सिटीज में, हाईवेज का काम कितना ज्यादा हुआ है। आप ये मान के चलो कि लगभग 10 साल में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा के हाईवेज बन गए, जो कि मतलब लाइक पूरी दुनिया में ये एक अपने आप में मिसाल है। तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस हुआ। बट इसका एक फ्लिप साइड क्या हुआ, इसका फ्लिप साइड ये हुआ कि टैक्सेशन बहुत ज्यादा हुआ मिडिल क्लास पर। भाई कहीं ना कहीं से तो पैसा जनरेट करना पड़ेगा। दूसरा चीज ये हुआ कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से इकोनॉमी में जो ग्रोथ आनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं आई, मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं आई जो आनी चाहिए थी। मतलब जो मतलब एक ब्रॉडली इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हाँ ऐसा होता है, एक इकोनॉमी को बहुत बड़ा पुश मिलता है। उसके पीछे आप बहुत सारे फैक्टर्स कह सकते हैं, एक ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल हमास युद्ध है, ठीक है। उसके अलावा एक पूरी दुनिया में इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तो उसके चलते क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट तो बहुत हुई, बट उसका जो इंपैक्ट आना चाहिए था वो इंपैक्ट नहीं आ रहा। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मिडिल क्लास पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगाया गया और जीएसटी जो है कलेक्शंस बहुत हुई, तो एक जो मिडिल क्लास है दे आर फीलिंग द हीट। उनका ये कहना था कि भाई आप कॉर्पोरेट जो घराने हैं या कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया, 25% कर दिया, बट सिमिलरली जो है जो कह लीजिए बीपीएल पॉपुलेशन है, लोअर मिडिल इनकम पॉपुलेशन है, उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स सरकार देती है। बट जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा जो है अपने आप में उन पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगाया गया है, तो वो रिलीफ जो है यहां पर फाइनली दिया गया है। तो अब इससे इकोनॉमी में इंपैक्ट क्या आएगा? देखो इसमें इकोनॉमी में 2-3 इंपैक्ट होंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा समझें। पहले इसमें क्या क्या स्लैब्स हैं वो देख लेंगे, बट इसमें इंपैक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि 12 लाख तक जैसे मान लीजिए कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है कि 12 लाख तक जो टैक्स रिबेट दी गई है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। पहले हम इस पे इंपैक्ट देख लेते हैं। देखो इंपैक्ट इसका ये होने वाला है कि सीधा सीधा जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब आप मान लो कि एक व्यक्ति है जो 12 लाख रुपए कमा रहा था साल का, अब वो उनका उसका जो टैक्स बचेगा, जो मान लीजिए अभी नई टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग 60,000 रुपए टैक्स बन रहा है, तो 60,000 का पूरा टैक्स रिबेट दे दिया गया है। तो मोटा मोटा कहें तो उसके हाथ में 5,000 रुपए महीना अब एक्स्ट्रा आ रहा है। अब वो इससे टीवी, फ्रिज, एसी, स्कूटर, बाइक, गाड़ी, ये जो गुड्स हैं ये खरीदेगा। जब ये इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो ये इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पैसा जाएगा, उसमें काम करने वालों को जो है पैसा होगा, तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि और लोगों को नौकरियां मिलेगी, पैसे की सर्कुलेशन होगी। तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ आपको इंडिया में अब अगले साल में देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जो एफएमसीजी के स्टॉक्स थे वो ऑलरेडी एक दिन में जैसे ये न्यूज पता लगी तो वो काफी ज्यादा उसमें एक रश देखने को मिला भी। तो एफएमसीजी गुड्स को बेनिफिट होगा। दूसरा एक इसमें एक और जो कह लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है वो ये है कि जो एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके पास जो है, मतलब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जो प्रीमियम यहां से कलेक्ट कर रहे हैं वो दोबारा से इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 100% तक इंडिया में एफडीआई ला सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो इससे इंश्योरेंस सेक्टर फॉर्मलाइज होगा। देखिए जब इंश्योरेंस सेक्टर फॉर्मलाइज होगा तो इसके 2-3 इंपैक्ट होंगे। एक तो लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आपको ज्यादा बढ़ते हुए दिखेगा। जब मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ेगा तो जो हेल्थ केयर सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो हॉस्पिटल चेन्स हैं, उनके रेवेन्यू में भी एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो वहां हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइक काइंड ऑफ अ मैंडेटरी, और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके लिए हॉस्पिटल की कॉस्ट को बियर करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्ट है। और कहीं ना कहीं वो चीज भारत में भी देखी जा रही है। अब उसमें हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना है, बट उसके साथ साथ जो एक फॉर्मल मिडिल क्लास पॉपुलेशन है
उसके पास भी ये बेनिफिट होगा कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ये प्रोडक्ट्स ले पाएगा, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर फॉर्मलाइज होगा कुल मिला के। ठीक है, तो ये दूसरा इंपैक्ट होगा उस सेक्टर में। तीसरी चीज, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, तो वो पैसा कहां पे रखा जाएगा? बैंक्स में रखा जाएगा। तो बैंक्स के पास भी ज्यादा कैपिटल देखने को मिलेगी। तो बैंकिंग स्टॉक्स या कह लीजिए ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में भी एक आपको पॉजिटिव पुश देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट। चलिए, अच्छा, अब जो मैं आपको भी पॉइंट बता रहा था कि रिबेट की बात कर रहा था, देखिए एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो टैक्स स्लैब्स ये हैं जो रिवाइज्ड टैक्स स्लैब है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख 10% है, ये आपकी टैक्स स्लैब्स हैं। तो फिर सवाल आता है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो ये दोनों कंफ्यूजन कैसे है? सिंपल सा फंडा ये है, इसमें एक सेक्शन 87A है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें यह है कि अगर 4 से 8 लाख 5% है तो 4 लाख पे 5% कितना हो गया? 20,000। 8 से 12 लाख 4 लाख, 4 लाख पे 10% 40,000, तो टोटल कितना हो गया? यहां पे 5,000, ठीक है, और यहां पे आपका सॉरी यहां पे आपका 20,000 और यहां पे 40,000, ठीक है, तो टोटल हो गया 60,000, ठीक है, टोटल 60,000। तो 60,000 की टैक्स रिबेट है। अब अगर किसी की 13 लाख इनकम है तो 13 लाख इनकम में 12 से 13 लाख 1 लाख, 1 लाख पे 15%, तो 15,000 टैक्स हो गया। ठीक है, तो उसका टोटल जो टैक्स बनेगा वो बनेगा लाइक 75,000। मतलब अगर किसी की इनकम 12 लाख है तो जीरो टैक्स है, जिसकी 13 लाख है उसको 75,000 टैक्स देना है। ठीक है, मतलब उसकी 1 लाख इनकम जो बढ़ी 12 से 13 लाख, तो उसको उसमें से 25,000 ही मिलेगा, 75,000 सरकार का टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। एक्चुअली में टैक्स जो है 12,75,000 तक जो है आपका माफ हो जाएगा। ठीक है, वो 75,000 की डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन है अगर आप सैलरीड हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी कुल मिला के फॉर सैलरी टैक्स जो फ्री लिमिट फॉर सैलरी टैक्स पेयर ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन वो हो जाएगी 12,75,000। ठीक है, टेक्निकली 12,75,000 अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, कोई भी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो सरकार का यह कहना है कि इससे 1 लाख करोड़ का जो टैक्स कलेक्ट होना था सरकार को, वो सरकार फॉरगो कर रही है। मतलब वो एक तरीके से इकोनॉमी में वापस डाल रही है। ठीक है, या कह लीजिए लोगों के हाथ में आएगा वो 1 लाख करोड़ रुपया। तो इससे एक मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है कि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि लोग जाकर सामान खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन से जो कंजम्पशन लेड कंपनीज हैं उनका सेल बढ़ेगा, उससे वहां पर जॉब क्रिएट होंगी। इस तरीके से इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये 1 लाख करोड़ रुपया उस तरीके से इंपैक्ट डालेगा। जो इंपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जो किया गया, ऐसा नहीं है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जाएगा, बट कहीं ना कहीं जो पैसा कम किया गया है, ये जो जैसे टैक्स, मतलब सवाल आता है ना, 1 लाख करोड़ अगर सरकार जाने दे रही है तो कहीं ना कहीं से तो वो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो वो मेनली कंपनसेट किया गया है कैपेक्स में से। तो आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा कम करके सरकार ने कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए यहां पर सोचा है। मतलब इस तरीके से इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो ये है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए 12 लाख पे हैं तो जो पुरानी जो कह लीजिए टैक्स स्लैब थी, मतलब जो इस साल 31 मार्च तक टैक्स स्लैब होने वाली है, 31 मार्च 2025 तक जो टैक्स स्लैब होने वाली है, उसमें जिनकी इनकम 12 लाख तक है, ठीक है, 12 लाख है, उसका जो टैक्स बनेगा, उसका टैक्स बनता है 80,000 रुपए। ठीक है, अब क्योंकि टैक्स स्लैब रिवाइज कर दी है, तो टैक्स स्लैब रिवाइज करने के बाद जो टैक्स बन रहा है 60,000, पर 60,000 का 60,000 टैक्स रिबेट में हो जाएगा 87A, तो उसमें आपका जीरो टैक्स बनेगा। ठीक है, बट जिसकी इनकम 16 लाख है, ठीक है जी, उसको यहां पर कोई रिबेट नहीं मिल रही है। ओवरऑल जो टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से उसको 50,000 का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उसको जो है ये बेनिफिट हो जा रहा है, 50,000 का बेनिफिट हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति 25 लाख कमा रहा है, उसको 1,10,000 का, तो 1,10,000 अच्छा खासा अमाउंट होता है एक साल में। अगर आपका कोई व्यक्ति 25 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका 1,10,000 टैक्स बच जाएगा। तो वो पैसा वो सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा या कंजम्पशन में यूज करेगा।
चलिए अब आते हैं हम बाकी पॉइंट्स पे, ठीक है, जिस पे ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये जो मिडिल क्लास के लिए एक तरीके से बोनांजा अनाउंस किया गया था, उसके बारे में चर्चा हो रही है, पर बाकी चीजों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सेशन मेनली स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखिए, अब सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात की गई। ये कहा गया कि देयर आर लाइक 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर को क्या क्या जो है डेवलप करने की कोशिश की गई है, तो इसमें स्कीम्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एक स्कीम कहा गया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा जिनमें प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एकड़, पर यूनिट हेक्टेयर, पर यूनिट बीघा, कुछ भी कह लीजिए, जो भी जो एरिया है, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया जो है वो कम है। ठीक है, तो उन पर फोकस किया जाएगा, वहां पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, बेनिफिटिंग 1.7 करोड़ फार्मर्स। उसके अलावा रूरल प्रॉस्पेरिटी, मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम्स। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, जो पीडीएफ है सरकार के द्वारा इशू की गई है हाइलाइट्स की, उस पर भी जाएंगे, उसको भी एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, बट पहले हम पीपीटी को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, देखो ये भी एक दो चीजें हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट के नौकरी है ही नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं है, या फिर स्किल के अकॉर्डिंग काम है तो पैसा नहीं है उतना। तो दोनों ही चीजें चाहिए हमें। ठीक है, कि एक स्किल के अकॉर्डिंग काम भी मिले और स्किल के अकॉर्डिंग पैसा भी मिले। तो वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूव किया जाएगा, मतलब उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनमें एनहेंस किया जाएगा फार्मर्स को। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पल्सेस में अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। ठीक है, वो लाने की कोशिश है, और पल्सेस के प्राइसेस पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़े हैं। ठीक है, अगर आप खुद से मार्केट में जाकर कह लीजिए दालें खरीदते हैं, तो आपको पता होगा कि पिछले 4-5 साल में, खासकर अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम मान लीजिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन या डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो उसमें कोर इन्फ्लेशन तो ठीक है, पर फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और फूड इन्फ्लेशन में अगर आप देखेंगे, पल्सेस एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है, तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट आपका नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, किसानों को, जैसे हमने 1960s में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में हरित क्रांति की बात की है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की है, तो उसमें हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज की बात करी है। तो हाई यील्डिंग सीड्स जो हैं प्रोवाइड कराए जाएंगे किसानों को, ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। सो इट इज लाइक वेरी मच रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एम टू स्ट्रेंथन रिसर्च इकोसिस्टम डेवलपमेंट हाई यील्ड रिसर्च। ठीक है, तो इसमें आर&डी को बढ़ावा देना, तो एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स में फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, अलाइड एक्टिविटीज, तो अलाइड एक्टिविटीज में जैसे कि फ्रेमवर्क सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हाई सीज। देखो, जो बेस लाइन होती है, समुंदर है, मान लीजिए ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक होता है टेरिटोरियल वाटर्स, अगले 12 नॉटिकल माइल तक होता है कॉन्टिगुअस जोन, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बियॉन्ड होता है हाई सीज। हाई सीज तो 200 नॉटिकल माइल तक जो है, वहां पर फिशरीज को कैसे, सस्टेनेबल फिशरीज को कैसे प्रमोट किया जाए। ठीक है, कॉटन मिशन, मतलब बेसिकली जो हमारे मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो दूर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जा सकें। बड़े बड़े, जैसे जनरली हमें जापान में ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, कह सकते हैं हम डेवलप्ड कंट्रीज में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं और बहुत ही मॉडर्न तरीके से फिशिंग की जाती है। तो वो कहीं ना कहीं डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जब आप समुद्र में 100-200 नॉटिकल माइल पे जा रहे हैं, तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ओके। कॉटन मिशन, 5 ईयर मिशन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। अगेन, कॉटन में भी जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है, ठीक है, बेसिकली क्वालिटी ऑफ कॉटन को इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन। देखो, इंडिया में एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में, जो ग्लोबल एवरेज है उससे कम है, उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि जो 140 करोड़ प्लस की हमारी पॉपुलेशन है, उसको हम फीड कर पाएंगे, उसको उसकी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। सो इनहेंस केसीसी क्रेडिट, किसान
क्रेडिट कार्ड जो है, देखिए क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली ऐसे समझो, क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से लोन होता है, ठीक है। एक तरीके से आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें कहा गया कि भाई 1 लाख की लिमिट है, तो आप जब चाहे पैसा निकलवा सकते हैं उसमें से या खर्च कर सकते हैं ऐसे कह लीजिए, और फिर आप उसको रीपे करेंगे। तो इस तरीके से जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी जो लिमिट है वो बढ़ाकर 3 से 5 लाख कर दी गई है, ठीक है जी, अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। सबवेंशन स्कीम क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, कि अगर किसान जो है सही समय पर उस जो पैसा निकाला या कह लीजिए पैसा खर्च किया क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो जो है अगर वो सही समय पर रीपे कर देते हैं तो उनका जो ब्याज है वो भी काफी माफ हो जाता है उसमें। चलिए नेक्स्ट आपका एमएसएमईज, द सेकंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट, सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड, वो ये है कि डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज को चेंज कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा सीधा क्वेश्चन इस पे से बनता है। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो है आपका अपर लिमिट चेंज किया गया है। अभी मैं आपको अपर लिमिट दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले जो अपर लिमिट थी, ठीक है, अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज की बात करते थे तो माइक्रो एंटरप्राइज में जो है आपका अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 करोड़ तक की, मतलब ऐसे मान लो कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो उस एंटरप्राइज को कहा जाता था माइक्रो एंटरप्राइज। अब क्या कर दिया गया है, इसको 2.5 टाइम्स, यहां पर आप देखेंगे 2.5 टाइम्स है। तो अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़ तक है, 2.5 करोड़ तक है, और आपके जो भी एंटरप्राइज है, कंपनी है, उसका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ तक है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। अगर आपके एंटरप्राइज का जो अब कह लीजिए इन्वेस्टमेंट है वो 25 करोड़ है और जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे अच्छा 100 करोड़ तक का टर्नओवर स्मॉल एंटरप्राइज, जी हाँ, ठीक है, बहुत बड़ा देश है और डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन ऑल्सो, ठीक है, जो करंट प्राइसेस है उसके अकॉर्डिंग इस चीज को हमें अपडेट करना होता है, ठीक है। मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट अगर 125 मतलब 125 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट है और आपका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ तक है, तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगा। 500 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर होगा तो वो लार्ज एंटरप्राइज में आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये जो, अब ऐसे समझ के चलो कि इस एमएसएमई सेक्टर में मोर देन 90% जो हमारी वर्कफोर्स है वो इसी में इंगेज्ड है या इसी में जॉब करती है, ठीक है, इसी में उनको जॉब्स हैं उनके पास। सो इसमें कहा गया है माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड जो है 5 लाख कार्ड जो है रजिस्टर, देखो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो जब अपने आप को रजिस्टर करेंगे गवर्नमेंट पोर्टल पे तो उनको जो है उनके लिए 5 लाख तक की लिमिट रखी गई है, मतलब वो 5 लाख तक का पैसा यूज कर सकते हैं। जैसे हमने किसान क्रेडिट कार्ड की बात की थी, तो इनके पास भी 5 लाख तक का क्रेडिट होगा जो वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इनिशियली पहले साल में ऐसे 10 लाख कार्ड्स को इशू किया जाएगा। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, देखिए फंड ऑफ फंड्स क्या होता है, इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए किसी रिलायंस में, कोई भी एक XYZ कंपनी में। जब आपको नहीं समझ आ रहा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करा जाए, आपको उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, 50-100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो आपका रिस्क थोड़ा मैनेज हो जाता है। अब एक होता है फंड ऑफ फंड्स, जो ऐसे मान लो कि जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को फंड कर रहा है, समझने के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस को फंड कर रहा है, जिसके पास मान लीजिए 1000 करोड़ है, तो वो एक म्यूचुअल फंड को 50 करोड़ दे रहा है, एक म्यूचुअल फंड को 100 करोड़ दे रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो फंड ऑफ फंड्स मतलब फंड का भी फंड, तो ये एक फंड क्रिएट किया जाएगा किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। न्यू फंड विद 10,000 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूशन, और मकसद यही है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स स्कीम है, ठीक है, टर्म लोन दिया जाएगा 2 करोड़ तक का, ठीक है, 2 करोड़ तक का टर्म लोन फॉर 5 लाख वुमेन, SC ST फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, महिलाएं SC ST, 2 करोड़ तक का जो है यहां पर उनको जो है लोन दिया जाएगा। तो ये एक सीधा सीधा आप कह सकते हैं MSME सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आता है सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं।
फुटवियर एंड लेदर, अगेन देखो क्यों ये सेक्टर स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि ये इंप्लॉयमेंट जनरेशन बहुत है, इसमें बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं ये, ठीक है। सो फोकस प्रोडक्ट स्कीम टू जनरेट 4 लाख करोड़ टर्नओवर, ठीक है। फोकस किया जाएगा कि 4 लाख करोड़ तक इनका टर्नओवर पहुंचे और 1.1 करोड़ एक्सपोर्ट, ठीक है, 1.1 लाख करोड़ जो है एक्सपोर्ट जो है फुटवियर और लेदर का पहुंचे। देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें बेसिकली क्या किया गया कि जो रॉ लेदर है, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना, ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग करके, देखो इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी सप्लाई चेन में आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो रॉ कॉटन रॉ लेदर या सेमी प्रोसेस्ड लेदर को इंपोर्ट करना, उस पर थोड़ा टैक्सेस को कम किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा हम उसको इंपोर्ट करें, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर फिर दुनिया में एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये स्कीम इसमें लाई गई है ताकि दो चीजें हों, एक्सपोर्ट बढ़े और लोगों को नौकरियां मिले, वैल्यू एडिशन हम भारत में करें। आप ऐसे समझो कि अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हो तो 200 साल पहले ब्रिटेन या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही थी, रॉ कॉटन दुनिया से ले रही थी, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बना के दुनिया को बेच रही थी, ठीक है। तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आता है टॉय सेक्टर। देखो टॉय सेक्टर भी एक बहुत बड़ा है। अगर आज के समय पर आप देखेंगे तो टॉय सेक्टर में बहुत ज्यादा चाइना की डोमिनेंस है और बच्चों के खिलौने आप लेने जाए मार्केट में तो बहुत ज्यादा आपको मेड इन चाइना टॉयज मिलते हैं, ठीक है। सो मैं उस पर्टिकुलर कह लीजिए एज ग्रुप, मतलब मैं नहीं, मेरे बच्चे, तो आई हैव बाय, ठीक है, आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ टॉयज इन द रीसेंट ईयर्स और स्पेसिफिकली हमने कोशिश करी कि मेड इन इंडिया टॉय मिल जाए, बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। अब जब आप उसको पलट के देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अब आपको मेड इन चाइना ही टॉयज मिलते हैं। तो इस टॉय सेक्टर पर जो है फोकस, हाई क्वालिटी इनोवेटिव टॉयज, मेक इन इंडिया अ ग्लोबल हब, ठीक है। तो फोकस ये है। आई होप आपको एग्जांपल से भी मैंने इसको समझा दिया। फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, जो तो यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, बिहार के लिए बहुत सारी सौगात दी गई है इस बजट में। तो यहां पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, अगेन ये हमेशा से कहा जाता है कि बहुत सारा जो फूड है आफ्टर हार्वेस्टिंग वो खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा ताकि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। अगेन 2-3 चीजें हैं इसमें, वैल्यू एडिशन होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और डेफिनेटली जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो कम होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, ठीक है, लोगों में इन्वेस्ट करना, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना। सो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सो इसमें कॉस्ट नॉर्म्स फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, अगेन उसको बढ़ावा दिया गया है ताकि न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले इनिशियल टाइम में बच्चों को, और सीधा सीधा हम कहें तो हमारी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश है। नेक्स्ट आपका अटल टिंकरिंग लैब्स। देखो अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं 50,000 लैब्स, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का प्रोग्राम है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ठीक है, ये जो नई फील्ड्स हैं, अपकमिंग फील्ड्स हैं, इनमें इनोवेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। कोई मान लीजिए उनके दिमाग में कोई आइडिया है, उसको किस तरीके से क्रिएट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इनिशियल स्टेज से ही हम उनको टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मकसद है। सो 50,000 लैब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये आइडिया रखा गया है। नेक्स्ट आपका ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो यहां पर जितने भी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स हैं, रूरल पीएचसीज हैं, उनमें जो है ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी ताकि डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके, ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, तो अगेन भारतीय भाषा नाम से क्लियर है, इंडियन लैंग्वेजेस में जो है बुक्स को पब्लिश करना, बुक्स को एसेसिबल बनाना। सो डिजिटल इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। तो डिजिटल माध्यम में जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स को देखते हैं, एनसीईआरटी बुक्स में जब जाते हैं तो आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो भी क्लास है उसको सिलेक्ट करते हैं और वो क्वेश्चंस आपके डेवलप होते हैं, मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर जो है डिजिटल इंडियन लैंग्वेज बुक्स जो है आपको अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट आपका एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वेरी मच रिलेटेड टू जो अभी हमने डिस्कस किया कि लोगों पर फोकस करना, ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस,
5 सेंटर ऑफ स्किलिंग विद ग्लोबल एक्सपर्टीज इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। आईआईटी एक्सपेंशन, आईआईटी पटना को एक्सपैंड करने की बात की गई है, ठीक है जी। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि आईआईटीज को एक्सपैंड इस तरीके से किया जाएगा कि यहां पर 6500 सीट्स और क्रिएट की जाएंगी। एआई इन एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद 500 करोड़ आउटले, ये मेरे अकॉर्डिंगली बहुत कम है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो 500 करोड़ इज नथिंग, ठीक है। मतलब इतने बड़े देश में 500 करोड़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एआई के लिए एक अलग से फंड और बहुत ज्यादा सरकार को जो है इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर हम एआई, क्योंकि ऑलरेडी यूएस बहुत आगे निकल चुका है। अभी हमने रिसेंटली जो है चाइना का एआई टूल देख लिया है, ठीक है जी। तो उस तरीके से अगर आपको काम करना है तो वो अलग लेवल की अप्रोच चाहिए उसके लिए। चलिए, एनीवेज, मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, अनाउंसमेंट किया गया है। ये कहा गया है कि 10,000 एडिशनल सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में क्रिएट की जाएंगी और अगले 5 साल में 75,000 सीट्स क्रिएट की जाएंगी। तो बहुत बार हमने देखा, जैसे जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते हैं, रशिया जाते हैं एमबीबीएस करने, चाइना जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि इंडिया में ही मेडिकल सीट्स इतनी क्रिएट की जाएं जो कि नीड है, और जो हमारी कह लीजिए रेशो है पर मिलियन पॉपुलेशन, इतने डॉक्टर्स होने चाहिए जो डब्ल्यूएचओ कहता है उससे काफी कम है, तो वो नंबर्स भी बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है, तो स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा और ओवरऑल जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं इन द कमिंग ईयर्स वो भी बढ़ेंगे। हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स में डे केयर कैंसर सेंटर्स 200 सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 25-26 में, और अगले 3 साल में सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो है डे केयर कैंसर सेंटर्स होंगे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो नंबर्स लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। अर्बन लाइवलीहुड्स स्कीम फॉर सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्बन वर्कर्स अनाउंस्ड, इसके बारे में मैं और डिटेल में आऊंगा जब हम डिटेल्ड पीडीएफ देखेंगे। नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जोमेटो, स्विगी, ठीक है, जैसे आपका ओला, उबर, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, जिसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है, उनके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, ठीक है, जो है हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई है और भी बेनिफिट्स की बात की गई है। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने शुरुआत में कही कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे बहुत फोकस किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं है, थोड़ा सा आप ऐसे कह सकते हो कि पिछले कुछ सालों पे बहुत ज्यादा फोकस था, थोड़ा सा कम करके थोड़ा कंजम्पशन की तरफ भी फोकस किया गया है, ठीक है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है। 3 ईयर प्रोजेक्ट पाइपलाइन फॉर मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स, तो इसमें कहा गया कि मिनिस्ट्रीज और स्टेट साथ में आए, अगले 3 साल के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको देखें और उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें टाइम बाउंड तरीके से। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट्स को जो है 50 साल तक का लोन दिया गया, इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की गई है कि अगर स्टेट्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जाती हैं तो उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। एसेट मोनेटाइजेशन, देखिए बहुत सारे एसेट्स हैं, कई बार हम कहते हैं कि ये सारी जमीन रेलवेज की है, ये बीएसएनएल की जमीन है, ये पीएसयूज की जमीन है जो खाली पड़ी है, ठीक है, या और बहुत सारे एसेट्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान पहले आया था, तो इसका सेकंड फेज की बात की गई है, किस तरीके से 10 लाख करोड़ जो है पैसा जनरेट किया जाए, उससे एक बिजनेस क्रिएट किया जाए, जो एसेट्स खाली पड़े हैं जो यूज किए जा सकते हैं उसको मोनेटाइज किया जाए, ठीक है। तो ये आइडिया है। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ फॉर सिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो सिटीज को जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, नॉट स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट है ये, बट द आइडिया इज के जो हमारे सिटीज हैं उसको किस तरीके से डेवलप करना है, उसके लिए एक फंड रखा गया है। एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर एनर्जी पे काफी फोकस है, 20,000 करोड़ फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, छोटे रिएक्टर्स। इवन ये भी कहा गया है कि जो एक्ट है, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर एक्ट है जिसमें कंपनसेशन की बात की गई है, उसको भी रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा शिप बिल्डिंग की बात की गई है, शिप बिल्डिंग पे बहुत फोकस है। इसमें शिप बिल्डिंग के लिए देखिए जो फोकस सिर्फ कोस्टल एरियाज में शिपिंग कर रहे थे, सिर्फ उनके लिए नहीं, जो इनलैंड शिपिंग कर रहे हैं उन पर भी बहुत फोकस किया गया है। तो मकसद यही है कि जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है
मतलब ऐसे ऐसे समझो कि नेशनल वाटरवेज 1 है, नेशनल वाटरवेज 2 है, इस तरीके से बहुत सारे नेशनल वाटरवेज बनाने की बात की गई है। लगभग 100 से ज्यादा 111 नेशनल वाटरवेज बनाने की बात की गई है। तो वाटर वेज को इस पे फोकस का मकसद ये है कि वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। जैसे हम रेल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे अफोर्डेबल है और सबसे ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली है, मतलब एमिशन सबसे कम होते हैं। तो उस पे अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो बहुत फोकस होता है, तो यहां पर भी फोकस हो। ठीक है, शिप बिल्डिंग से अगेन ए इंफ्रास्ट्रक्चर वाली पार्ट आ गई है। ठीक है, जिससे आपका आप कह सकते हैं कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी फायदा होगा और जो इनलैंड वाटरवेज है उनको भी बेनिफिट होगा। उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। सो रीजनल कनेक्टिविटी, 120 नई डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है जी, जो छोटे छोटे हेलीपैड्स हैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिसको पहले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता था, तो उनमें भी रीजनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिसर्च एंड इनोवेशन, R&D। सो 20,000 करोड़ फॉर प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च। तो ये हमेशा से बात चलती रही है कि R&D पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है भारत में, और जो R&D पे खर्चा है परसेंटेज ऑफ GDP वो बहुत कम है। तो यहां पर एक 20,000 करोड़ का फंड रखा गया है, डीप टेक फंड रखा गया है। अगेन जो अभी हम AI की बात कर रहे थे, डीप टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड्स टू कैटलाइज नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स। PM रिसर्च फेलोशिप, 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IISc। 10,000 फेलोशिप रहेंगी, जो भी रिसर्च कर रहे हैं IITs में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, उनको 10,000 और स्कॉलरशिप उनके लिए लॉन्च की गई है। जीन बैंक, देखिए जीन बैंक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लाइक सीड्स हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सेव करा जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, सीड्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके लिए जो है यहां पर जीन बैंक बनाया जाएगा, सेकंड जीन बैंक विद 10 लाख जंप प्लास लाइंस। ठीक है, तो ये यहां पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ट्रेड। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जॉइंट इनिशिएटिव एक तैयार किया जाएगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, ताकि मतलब एक जॉइंटली कैसे हम एक्सपोर्ट को फोकस कर सकते हैं। जैसे सरकार का फोकस है कि 1,000 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हमें अचीव करना है अगले कुछ सालों में। सो नेक्स्ट आपका भारत ट्रेड नेट, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। अगेन ये थोड़ा सा, ये वाले पॉइंट ना, ये क्या है कि ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि थोड़े से बोरिंग पॉइंट्स हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये निटी ग्रिटीज हैं। निटी ग्रिटीज कैसे कि मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, कि आपका सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, सिंगल प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसिंग सॉल्यूशन सारे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, नेशनल फ्रेमवर्क टू प्रमोट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन टीयर 2 सिटीज। इसको भी समझ लो, जैसे कि बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी जो है, बहुत सारे काम आजकल ऑनलाइन हो गए हैं। मान लीजिए ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, ये क्लास मैं दिल्ली में बैठ के भी कर सक रहा हूं, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी जाके कर सकता हूं। ठीक है जी, इसी तरीके से एक बड़ी कंपनी है, उसके बहुत सारे काम जो हैं, जैसे बहुत सारी US कंपनीज ने अपना काम आउटसोर्स किया, IT सर्विसेज जो इंडिया में बेंगलुरु डेवलप हुआ, हैदराबाद डेवलप हुआ, अब वो बहुत बड़ी सिटीज हो चुकी हैं। अब हम चाहते हैं कि टीयर 2 सिटीज तक भी पहुंचे ये चीजें। ठीक है, वहां पर जो फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनका जो फाइनेंस का काम है, IT सर्विसेज का काम है, वो टीयर 2 सिटीज में पहुंच जाए। ठीक है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं टीयर 2 सिटीज डेवलप हो अब हमारी। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। जैसे US की कंपनी है, उन्होंने अपना बहुत सारा काम आउटसोर्स किया, तो हमारा बेंगलुरु, हैदराबाद जो हमारे IT सेंटर्स हैं वो डेवलप हुए। अब वही सेम चीज हम टीयर 2 सिटीज के लिए करना चाह रहे हैं कि वो डेवलप हो। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है FDI इंश्योरेंस, इसमें लिमिट को रेस किया गया है 100% फॉर कंपनीज, जो कि पूरे के पूरे प्रीमियम को इंडिया में वापस में रीइन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, ये आपका जो ओवरऑल सरकार का प्लान है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रेडिट एनहांसमेंट, तो यहां पर टू सेट अप फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनके लिए ये दिक्कत आती है कि जब
वो उनमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। मान लीजिए आप हाईवे का प्रोजेक्ट है, उसमें 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में जब वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तब इन्होंने, अब ये जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ये कह रही है कि इसका कुछ पार्ट, मान लीजिए कल को ये कंपनी रीपे नहीं कर पाती है या आपको जो है मतलब उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो इसका कुछ पार्ट हम रीपे करेंगे। मतलब एक तरीके से सरकार बैक कर रही है। जब सरकार बैक कर देती है तो उस कंपनी के जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में, तो इन्वेस्टर्स विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनीज हैं उनको पैसा मिल पाएगा और वो काम कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझे, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर रूरल क्रेडिट नीड्स। आजकल आप देखते होंगे कि आप अपना स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक करें, ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो आपका क्रेडिट स्कोर आता है, ठीक है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी एड्स आते हैं, जैसे पॉलिसी बाजार पे आप चेक करें या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। तो इसी तरीके से रूरल एरियाज में, ठीक है, रूरल एरियाज में देखो बैंक्स खोलना, यूपीआई, ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, ताकि क्रेडिट हिस्ट्री बन सके। जब क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी तो कोई व्यक्ति जाकर लोन आसानी से ले सकेगा, उसको लोन मिल सकेगा। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर रूरल क्रेडिट नीड्स। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर जब आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एनालिसिस सुनेंगे बजट को लेकर, तो उनका ये कहना है कि भाई बजट थोड़ा मिक्स है, मतलब बहुत लोग ओवरजॉयड हैं, मिडिल क्लास को जो बहुत टैक्स का बेनिफिट दिया गया है, बट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए गए हैं। तो उसमें एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है कि अभी भी ओवर रेगुलेशन है, अभी भी बिजनेसेस को लेकर आपने जो फ्री मार्केट अप्रोच है वो नहीं अपनाई है। तो अब यहां पर सरकार ने कहा है कि जो हाई लेवल एक कमिटी बनाई गई है फॉर ऑल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है और हेल्थ केयर है, ठीक है, इस तरीके से जो सेक्टर्स हैं उनमें बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, रेगुलेशन है, सर्टिफिकेशन है, उनको हटाया जाए। कुल मिला के सिंपल भाषा में कहें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, ठीक है, तो रेगुलेशन कम किया जाए, डी रेगुलेशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ये एक नई चीज शुरू की जाएगी। जैसे हम इंडिया के बारे में देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक क्या है, इसी तरीके से स्टेट्स का एक रैंक होगा, जैसे कि नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्सेस निकालती है। एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म, कॉपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, जिसमें कि आपका स्टेट्स की रैंकिंग होगी कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कितना है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स में नंबर 1 पे ये स्टेट आता है, नंबर 2 पे, तो इस तरीके से पता लग पाएगा। नेक्स्ट आपका जन विश्वास बिल 2.0। देखो सरकार जो है सबसे बड़ी लिटिगेंट है, ठीक है, तो सरकार जो है कम मतलब कहीं ना कहीं फोकस करे, अपनी लिटिगेशन को कम करे, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज खामा वाले खर्च हो रहे हैं। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ओवर 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉज, तो बहुत सारे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। डीक्रिमिनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे जो बहुत जो प्रोसेस है, पूरा जो लीगल प्रोसेस है वो इजी होता है और पेनल्टीज कम होती हैं। तीसरा पॉइंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये यहां पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट आपका टीडीएस और टीसीएस रैशनलाइजेशन, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन इंटरेस्ट, जो भी वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, मान लीजिए उनके बैंक में पैसे पड़े हैं, पहले जो उस पे जो इंटरेस्ट उनको मिलता था वो भी टैक्सेबल है। तो उसमें 50,000 तक की, मतलब अगर 50,000 तक का जो इंटरेस्ट अगर उन कमा रहे हैं पूरे साल में, तो उस पर उनको कोई जो है टैक्स नहीं देना था। अब वो बढ़ाकर लिमिट 1 लाख कर दी गई है। रेंट टीडीएस, पहले क्या था कि जो एनुअल लिमिट थी, ठीक है, जो टीडीएस कटता था, मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दिया, तो उस पर आपको 25,000 रुपये महीना रेंट आ रहा है, ठीक है, तो 25,000 रुपये महीना साल का हो गया 3 लाख, तो आपका उस पे टीडीएस कट जाता था, क्योंकि 2.4 लाख से ज्यादा था वो। अब क्या कर दिया गया, 6 लाख कर दिया गया है वो, मतलब अगर आपका रेंट 50,000 रुपये महीना है तब तक आपको कोई टीडीएस नहीं देना है, मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इससे आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं
वो लोग रेंट पे देना शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी सरकार का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हुई हैं, तो वो प्रॉपर्टीज लोग आगे रेंट आउट करें। ठीक है, ताकि लोगों को घर मिल सके अफोर्डेबल प्राइसेस पे। एलआरएस रेमिटेंसेस, ये है आपका जो लोग पैसा बाहर भेजते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स हैं, कोई फैमिली है, उनका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, और तो उसको जो पैसा भेज रहे हैं उसमें ट्यूशन फीस, मतलब जो कॉलेज की फीस है, ठीक है, वो उसमें नहीं होता है, बट जो बाकी पैसा है उस पे आपको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है। मतलब अगर 7 लाख से ज्यादा पैसा भेज रहे हैं तो उसमें टैक्स लगता था, वो बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। कंप्लायंस डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिलेड टीसीएस पेमेंट, तो यहां पर अगर टीसीएस मतलब जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है उसकी पेमेंट नहीं डिलेड होती है तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अगेन द थिंग इज कि सीधा सीधा थोड़ा टैक्स वो कम किया जाए। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कस्टम टैक्स, जो कस्टम टैरिफ रैशनलाइजेशन, अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेस को थोड़ा सा रैशनलाइज किया गया है, खासकर जो कस्टम टैरिफ जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, क्योंकि बाकी तो जीएसटी है, जीएसटी में स्टेट और सेंटर दोनों का रोल आ जाता है, और जीएसटी काउंसिल तय करता है जिसको हेड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट इशू। यहां पर कस्टम्स, बेसिक कस्टम ड्यूटीज को काफी कम किया गया है। इसमें जो बहुत ज्यादा फोकस किया गया है मेडिसिन पे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स फुली एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी से। तो मकसद यही है कि वो जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, वो आपको सस्ते दाम में मिल सके। क्रिटिकल मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूरा फोकस सेमीकंडक्टर्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग इस पे है, तो इसमें जो क्रिटिकल और ईवीज पे है, तो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना एक चीज इंश्योर की गई है कि किस तरीके से जो स्क्रैप माइनिंग है, मतलब माइनिंग की जाती है, जो स्क्रैप मटेरियल है उसमें भी कहा जाता है कि कुछ मिनरल्स हैं, तो उनमें से जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो निकाले जाएं। द आइडिया इज क्लियर कि या कह लीजिए बहुत सारी चीजें स्क्रैप करते हैं हम, जैसे मान लीजिए आप पुरानी गाड़ी है स्क्रैप हो गई, तो उसमें से कौन कौन से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं जिसको हम रीयूज कर सकें। द आइडिया इज क्लियर कि जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइना पे और देशों पे वो कम हो सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। सो बेसिक कस्टम ड्यूटी चेंजेस टू सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। मतलब अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट उसका मकसद यह है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उस पर फोकस किया जाए। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे पिछले कुछ सालों में काफी फोकस था, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होगा। ठीक है जी। इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स की बात करें हम, तो 2 साल का टाइम लिमिट फॉर फाइनलाइजिंग एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर। वॉलेंटरी कंप्लायंस की बात की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगेन, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एक्सटेंडेड एंड यूज टाइम। इसमें मैं थोड़ा सा इस पे आता हूं। ठीक है, ये आज का सेशन यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। जो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में टीम निष्ठा जो हमारा कह लीजिए चैनल है, मैं उस पर शेयर कर लूंगा, वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहां पर जो फोकस है, ठीक है, यहां पर जो फोकस है वो ये है कि अगर हम यहां पर देखेंगे तो किस तरीके से हाँ जी, जब हम यहां पर फोकस देखेंगे तो ये बजट एस्टिमेट्स की मैंने यहां पर बात करी है आपसे। ठीक है, ये इसी से मैंने जो अभी हमने पीपीटी डिस्कस करी है वो यहीं से डिस्कस करी है। ठीक है, इसी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है। तो यहां पर हमने एग्रीकल्चर की बात करी थी, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, रूरल प्रॉस्पेरिटी, रेजिलियंस, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यहां पर यह कहा गया कि जो नाफेड और एनसीसीएफ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, वो किसानों से पल्सेस को परचेज करेंगे ताकि उनको प्राइसेस मिलते रहें, जैसे वेरी सिमिलर टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। तो वैसे ही पल्सेस के केस में होगा, टू इंश्योर कि पल्सेस की प्रोडक्शन बढ़े, टू इनकरेज फार्मर्स टू ग्रो पल्सेस। ठीक है, मखाना बोर्ड की यहां पर बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मखाना इज लाइक दैट फूड, ठीक है, जो स्नैक्स में सबसे पीछे खड़ा होता था बेचारा। ठीक है, बैक वेंचर होता था, सडनली मखाना टॉपर बन गया। ठीक है ना, कोई बच्चा जो बैक वेंचर और सडनली पता लगा गूगल में 1 करोड़ का पैकेज लग गया, तो मखाने के साथ वो वाली कहानी हो गई है, दुनिया भर में सुपर फूड के रूप में चल रहा है। ठीक है, तो मैंने एक चैनल पे वो डाला भी था कि नया फुनसुक वांगड़ू है, जो 3 इडियट्स में आखिरी में पता लगता है ना कि तुम हो फुनसुक वांगड़ू।
तो वो वाली मखाना के साथ वो वाली कहानी हो गई कि तुम हो फुनसुक वांगड़ू, ठीक है, मतलब ये सुपर फूड निकला, ठीक है, जिसको बेचारा जो आखिरी कतार में था। एनीवेज, ठीक है, तो इसकी मतलब मकसद क्या है? देखो, मखाना की जो प्रोडक्शन है वो बिहार में काफी ज्यादा होती है। इसको बनाने का मकसद यही है कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, तो सरकार जो है वहां के किसानों को किस तरीके से मदद करेगी। ठीक है जी। सो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यूडेशन, मार्केटिंग ऑफ मखाना, ठीक है, मखाना बोर्ड का ये वो होगा। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ये हमने डिस्कस किया। फिशरीज डिस्कस किया। कॉटन प्रोडक्टिविटी, किसान क्रेडिट कार्ड, यूरिया प्लांट इन असम, ठीक है, उसको रिवाइव किया जाएगा और सेटअप किया जाएगा। और कुछ जो यूरिया प्लांट्स मतलब कह लो के बंद पड़े हैं उनको रिवाइव किया जाएगा, ये भी बात की गई है। ठीक है, एमएसएमईज की हमने बात की, माइक्रो एंटरप्राइजेस, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स की हमने बात की, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स की बात करी, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, टॉय सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मिशन में मेक इन इंडिया को फर्दर आगे बढ़ाना। दो मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है पिछले 10 साल में। मैन्युफैक्चरिंग पे जो फोकस किया गया था मेक इन इंडिया में, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिखा है। फोकस हुआ है बट वो कितना उसका धरातल पर उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट अभी तक नहीं दिखा है, बारिंग फ्यू सेक्टर्स। तो ये एक अभी भी कह लो कमजोर कड़ी है और जो कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पर जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सरकार थोड़ा फोकस कर रही है। बाकी ये हमने डिस्कस किया, भारतीय भाषा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग का मकसद क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए इंडिया में। ठीक है, तो स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। एक्सपेंशन कैपेसिटी ऑफ आईआईटीज हमने बात किया, एक्सीलेंस, मेडिकल एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड्स में अगेन सीधा सीधा मकसद ये है कि कैसे जो शहरी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को बढ़ावा दिया जाए और किस तरीके से उनका मतलब सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन दिया जाता है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसकी लिमिट जो है 30,000 कर दी गई है। पहले यह था कि 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000, अब वो लिमिट बढ़ा दी गई है ताकि वो जो है स्वरोजगार कर सके, उनको एक पैसा जो अमाउंट है वो मिल सके और वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये हमने डिस्कस किया। तो जैसे ही वो ई श्रम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो उनको जो आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना का जो बेनिफिट है, ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा वहां पर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था 1.5 लाख करोड़ रुपया 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन है स्टेट्स को, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। ठीक है जी, एसेट मोनेटाइजेशन की हमने बात की। जल जीवन मिशन, ठीक है, इस मिशन को एक्सटेंड किया गया है 2028 तक विद एनहेंस्ड आउटले। जल जीवन मिशन यही है, टैप वाटर हर घर तक पहुंचे। ठीक है, दैट वाज द आइडिया। ओके, अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़। ठीक है, सिटीज एज ग्रोथ हब्स, ठीक है, सिटीज की रीडेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, वाटर सैनिटेशन पे फोकस किया जाए। न्यूक्लियर एनर्जी हमने बात की, शिप बिल्डिंग की हमने बात करी। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का मकसद यही है कि एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया जाएगा जिसमें 49% सरकार डालेगी, बाकी स्टेट गवर्नमेंट और जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करेगा। मकसद क्या है? पोर्ट्स को डेवलप करना। जैसे अभी एक मेजर पोर्ट डेवलप हो रहा है वाधवान पोर्ट महाराष्ट्र में, ठीक है, तो वैसे ही और पोर्ट्स को डेवलप किया जाए, मेजर और माइनर पोर्ट्स को डेवलप किया जाए। उड़ान स्कीम की बात की, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन बिहार, इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अनाउंस्ड इन बिहार। पटना एयरपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। एक और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है भेटा आईआईटी पटना के पास में है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, तो उसको डेवलप किया जाएगा। ब्राउन फील्ड होता है जो ऑलरेडी है उसको एक्सपैंड करना, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, ओके। वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट मिथिलांचल में, इसकी बात की गई। माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की गई। स्वामी फंड 2, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि जो मान लीजिए जो बिल्डर है, ठीक है, बिल्डर है वो घर बना रहे थे, मान लो 500 फ्लैट्स बना रहा था, किसी भी कारणवश पैसा नहीं है अब, जो लिक्विडिटी थी, जो उम्मीद थी कि लिक्विडिटी होगी, वो नहीं है अब। तो सरकार कह रही है कि ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, आप ये जो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है इसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करके जिन जिन का घर है उनको दीजिए, जो पैसा रिमेनिंग है वो लीजिए उनसे और फिर पैसा वापस कीजिए।
मकसद क्या है? मकसद ये है कि बिल्डर जो है वो भी अपना काम कंप्लीट कर ले, और जिसने घर बुक किया है या जिसका घर अधूरा पड़ा है, ठीक है, उसका जो सपना है वो भी पूरा हो जाए, उसको घर भी मिल जाए, और रियल एस्टेट को डेवलप, मतलब एक तरीके से फोकस मिलेगा। ठीक है, दैट वाज द आइडिया। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, ठीक है, तो टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप किया जाएगा स्टेट्स के साथ मिलकर, अब जिनमें होटल्स हैं, सब चीजें हैं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप करने की यहां पर बात की गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, ये हमने डिस्कस किया था। डीप टेक की भी हमने बात की, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप से फोकस करना। पीएम रिसर्च फेलोशिप, जीन बैंक फॉर, ये भी हमने डिस्कस किया। नेशनल जियो स्पेशल मिशन, इसमें बेसिकली यही है, जैसे जियो टैगिंग करना, ठीक है, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, कई जगह इसके बेनिफिट होता है। ज्ञान भारत मिशन, ठीक है, सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको कंजर्व करना, ठीक है, उसके लिए एक फंड रखा गया है, मिशन शुरू किया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन की हमने बात की, भारत ट्रेड नेट, जीसीसी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कैसे डेवलप किया जाएगा। एफडीएन इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है, कि कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनको बैक करना, ठीक है, उनके बॉन्ड्स लोग खरीदे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को पैसा मिले, वो इन्वेस्ट करें, ठीक है। देखो होता क्या है कि ये सारे पॉइंट्स ना बहुत ज्यादा ना वो नहीं है, मतलब लाइक बहुत ज्यादा एक्साइटिंग से नहीं है, इसके वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती, तो इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं होती, बट इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा डेप्थ में समझना चीजों को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो नीटी ग्रिटीज हैं वो क्या कहती हैं, ठीक है, और चीजों पे कैसे फोकस किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास पे फोकस किया गया, उसके टैक्स माफ कर दिया तो चलो जी सब खुश है, ठीक है, और चीजों पर कैसे फोकस किया गया है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर हो गया, पेंशन सेक्टर, ठीक है जी, यहां पर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट की, पेंशन सेक्टर को डेवलप किया जाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स, ये हमने डिस्कस किया। जन विश्वास बिल, डायरेक्ट टैक्सेस की हमने बात की, ठीक है, काफी डिटेल में इसमें जो चीजें चेंज की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी हमने डिस्कस किया, टीडीएस और टीसीएस रैशनलाइजेशन जो हुआ है, कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने की बात की गई है। अगेन कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस, जैसे कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल, स्कूल्स हम उनके देखते हैं, तो उनको ना हर 5 साल बाद रजिस्टर करना पड़ता था, ठीक है, कंप्लायंस थी हर 5 साल बाद, तो सारी कंप्लायंसेस थी। अब वो बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, मतलब वो अपने मेन जो सोशल वेलफेयर है उस पर फोकस करें, वो 10 साल बाद वो जो भी रिन्यू का प्रोसेस है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। देखिए पहले क्या था, मान लीजिए आपके पास 2 घर हैं, ठीक है, एक और आपने उनमें से एक घर में रह रहे हैं, दूसरे घर को आपने रेंट पे नहीं दिया। अब टू डिस्करेज दैट सरकार क्या करती थी कि उसकी एक जो रेंटल वैल्यू है, जो भी मार्केट वैल्यू है, उसको काउंट करती थी कि वो आपने खुद से नहीं दिया, उसकी आपकी क्या है, उसकी एक इनकम है, ठीक है, तो उस पे आपका टैक्स कटता था, ठीक है, तो वो हटा दिया गया है। अब आप 2 प्रॉपर्टीज आपके पास हो सकते हैं, 2 घर हो सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी भी तरीके का जो है टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सो द बेनिफिट ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज एज नील, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 2 सच सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। तो आपके पास 2 घर हो सकते हैं और दूसरा घर आपने रेंट पे नहीं दिया, तो वो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है, ये हमने डिस्कस किया, इसमें बहुत सारे निटी ग्रिटीज हैं और ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस है। द आइडिया इज कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, जो हमारी डिपेंडेंस है अगेन चाइना पर उसको कम करना। टनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स, ये इनलैंड वेसल्स की कहानी मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई, ठीक है। एक्सटेंशन फॉर स्टार्टअप्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, अगेन सो स्टार्टअप्स को फंड करना। सो सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, बेसिकली यहां पर टैक्स में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, उसको ठीक किया गया है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए, ताकि स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग बढ़ सके, ठीक है। ओके, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस, रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ, ये भी हमने डिस्कस किया। अब देखो इसमें सरकार का ये कहना है कि 2600 करोड़ का हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम फॉरगो कर रहे हैं, मतलब जाने दे रहे हैं, ठीक है। 1 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, तो ये मकसद ये है कि लोगों के हाथ में पैसा आए, ठीक है, कंजम्पशन बढ़े।
ओके, रिलीफ ऑन इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, जो इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने बात किया। क्रिटिकल मिनरल्स की हमने बात करी। टेक्सटाइल्स, ठीक है, देखो टेक्सटाइल्स में ये कहा गया है कि किस तरीके से टेक्सटाइल भी अगेन बहुत ज्यादा जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है, तो उस पे बहुत ज्यादा टैक्सेस का बेनिफिट दिया गया है। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, तो अगर आप रॉ मटेरियल को या कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे वैल्यू जनरेशन होगी, ठीक है, इंडिया में वैल्यू जनरेशन होगी, आप और ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, तो उन पे बेसिक कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लिथियम आयन बैटरी, शिपिंग सेक्टर, अगेन इन सब पे बेसिक कस्टम ड्यूटी। मकसद ये है कि आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करो, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करो, बट प्रोडक्शन भारत में करो, जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। सो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, लेदर सेक्टर, मेरीन, देखो मेरीन प्रोडक्ट्स में जैसे अब बेसिक कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया है, ठीक है। यहां पर आप देखो लेदर सेक्टर में दो चीजें हैं, वेट ब्लू लेदर और क्रस्ट लेदर। बेसिकली जो वेट ब्लू लेदर होता है एक तरीके से रॉ लेदर समझ लो, जो अभी प्रोसेस नहीं किया गया है। क्रस्ट लेदर को ऐसे समझ लो जो सेमी प्रोसेस्ड लेदर है। तो इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम करना, मकसद अगेन क्या है, प्रोडक्शन भारत में हो, वैल्यू एडिशन भारत में हो, सेम मतलब सारी चीजें हैं, बट ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए किया गया है, ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन, तो यहां पर आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, ठीक है जी। ये हमने डिस्कस कर लिया है। टीम निष्ठा ऐप पर डिटेल्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, रीजनिंग, सब सीएपीएफ के लिए, सीडीएस के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। और टीम निष्ठा ने लॉन्च किया है ncrtquiz.com, जिसपे हमने एफकैट और सीजी कैट कोस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसके अलावा एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को यह कहना है कि हम एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, पर एनसीईआरटी को हमने समझा कितना और कितना हमने उसको कंसोलिडेट किया। और अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली हैं 6 to 12 तक, बहुत सारी एनसीईआरटीज हैं, अगर आपने वो पढ़ ली है, ट्रस्ट मी, सिविल सर्विसेज के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिविल सर्विसेज के लिए आपकी जनरल स्टडीज की 70 to 80% तैयारी डन है, 70 to 80% तैयारी डन है, ठीक है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो वो, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि एनसीईआरटीज को हम पढ़ लिया, एक बार रीड थ्रू कर लिया, बट उसको समझा नहीं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ncrtquiz.com पोर्टल बनाया है, जिसमें चैप्टर वाइज क्विजेस मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंकिंग होगी, किस क्वेश्चन पे आपने कितना समय दिया है वो भी आपको वहां पर पता लगेगा। सो ये था आज का बजट का पूरा सेशन। कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और भी क्या सेशंस आप चाहते हैं टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।